हेलो स्टूडेंट्स। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के लेक्चर में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन देखो जो कि आया था आईआईटी जैम 2009 6 मार्क्स के लिए। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी और उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ लिया। तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताने के मैंने 3-4 मेथड बता रखे हैं कि अगर आपका ये कुछ फंक्शन ऑफ एक्स है, ये कुछ फंक्शन ऑफ वाई है और एक होमोजीनियस वाला, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से थर्ड वाला लग रहा है। क्यों? देख लो, टू वाई की औकात दो है, यहाँ पे भी टर्म में एक्स वाई की औकात दो है, यहाँ पे भी औकात दो, यहाँ पे भी औकात दो। तो ये जो इक्वेशन है आपकी वो कैसी हो जाएगी? नॉन होमोजीनियस, वो नॉन एग्जैक्ट होमोजीनियस एक तरीके से। तो m की वैल्यू तो है वाई स्क्वायर माइनस 3xy और n की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। और आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी है? एक तो होमोजीनियस है ना, और साथ ही साथ में नॉन एग्जैक्ट है। ये मैंने बताया था अगर आपकी होमोजेनियस और नॉन एग्जैक्ट हो तो जो आपका आई एफ वो क्या होता है? 1/mx प्लस एन वाई। ये आपका क्या होता है? आई एफ, है ना। अब आपको ये प्रोवाइडेड रहता है लेकिन कि एम एक्स प्लस एन वाई जो है वो नॉट इक्वल टू क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ओके, तो एम एक्स प्लस एन वाई की वैल्यू निकालते हैं अपन। एम तो ये रहा, है ना, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को एक्स से, तो कर देते हैं। एम तो ये रहा, इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, प्लस एन वाई की वैल्यू ये रही, मतलब एन की वैल्यू तो ये रही, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वाई से। तो इस वाली टर्म्स में वाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू निकाल रहे थे अपन? एम एक्स प्लस एन वाई की ना। तो देख लो, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा? माइनस 3x² वाई प्लस में एक्स स्क्वायर वाई, यानी कि -2x² वाई। यानी कि आपका जो एम एक्स प्लस एन वाई है वो जीरो नहीं आया। तो जो आपका आई एफ है वो क्या आ गया? माइनस में 1/2x² वाई। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, आई एफ जो होता है उसको अपन कॉन्स्टेंट मल्टीपल के रूप में भी लिख सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एफ ऑफ एक्स वाई कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, तो जो के एफ ऑफ एक्स वाई है वो भी क्या होगा? एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, है ना। और के क्या है? एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे भी सेम वही बात हो रही है कि जैसे देखो -1/2, अब को मैं अगर के मान लू और इसको फंक्शन ऑफ एफ ऑक्स वाई, तो एक तरीके से 1/x² वाई भी क्या था? आई एफ था। इस प्रॉपर्टी को अगर आप लगाओगे तो एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका एफ ऑफ एक्स वाई आई एफ है, जो कि क्या है यहाँ पे? 1/x²वाई, तो अगर आप उसको किसी भी केस से मल्टीप्लाई कर देते हो जो कोई कांस्टेंट है, तो वो भी क्या होगा? आई एफ। तो मेरे को ऑप्शन में 1/x²वाई दे रखा है, इसलिए मेरे को ये प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ी और इसलिए मेरा ये करेक्ट आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन आप समझ गए और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ ही गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने ये रहा, आपको कह रखा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको कंसिडर करनी है और आपसे पूछ रहा है भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता, तो आप कह दो कि बता देंगे। सबसे पहले तो एम देखो, एम जो है वो है 2 cos y² और एन जो है वो है -xy sin y²। ओके साहब, अब आपसे ये पूछ तो लिया, ये है, ये है, ये है, ये मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है, ये है, ये है, कौन सा है ये तो आपको बताना है ना। तो आपके पास वही 3-4 मेथड है बेसिकली निकालने के लिए, फंक्शन ऑफ एक्स वाला, फंक्शन ऑफ वाई वाला, होमोजीनियस वाला, या फिर डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड। तो इंस्पेक्शन मेथड तो कंपटीशन एग्जाम्स में आपको जब सोल्व करना हो तब लगा सकते हो, या फिर ज्यादा दिमाग चलता है तो लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। आप जैसे अगर आपको जैसे मान लो नहीं आ रहा, आपके पास समय हो और आप करना ही चाहते हो, तो जैसे e की पावर x से मल्टीप्लाई करके, इससे मल्टीप्लाई करके, इससे मल्टीप्लाई करके, इससे मल्टीप्लाई करके, जिससे भी मल्टीप्लाई करने पे ये डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स दे दो, वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। लेकिन ऐसे करोगे तो बस एक ही क्वेश्चन होगा ना। तो सबसे पहले अपन चलो डेल एम अपॉन डेल वाई निकाल देते हैं और यहाँ पे निकाल लेते हैं डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो क्या निकलेगा? डेल अपॉन डेल वाई 2 cos y का स्क्वायर, है ना। अब ये थोड़ा पार्शियल डेरिवेटिव मैं पिछले लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ, तो समय का ध्यान रखते हुए क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है। 2 cos y स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? सबसे पहले 2 तो बाहर आ जाएगा,
कोस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, है ना। तो 2 2 जा 4, और चलो y यहाँ लिख देता हूँ। तो एक तरीके से ये था माइनस साइन वाई स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, वाई ये माइनस ये, तो -4y साइन वाई स्क्वायर। ये डेरिवेटिव देखना आराम से। और डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो देखो आपका वाई साइन वाई स्क्वायर तो किसकी तरह एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये एक्स का 1 और माइनस बाहर आ जाएगा। ओके, इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, ये डेरिवेटिव हो जाएंगे दोनों। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एम ऑफ वाई इज नॉट इक्वल्स टू एन एक्स, किसी को बोलते हैं ना एम ऑफ वाई, इसको एन एक्स, ये आपको पता होना चाहिए। और ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, तभी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ रही है। तो अब मैंने आपको वो बताया था ना कि अगर एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन, ये कुछ ऐसा मतलब एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन, अगर फंक्शन ऑफ एक्स आ जाए तो जो आपका आई एफ है वो होगा ई की पावर है एफ एक्स डी एक्स। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। एम वाई की वैल्यू क्या है, -4y साइन वाई स्क्वायर। ओके, एन एक्स की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी माइनस में है, और एक माइनस यहाँ पे चल रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, वाई साइन वाई स्क्वायर। और एन की वैल्यू है -xy sin y स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो, ऊपर क्या बचा -3y sin y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा -xy sin y स्क्वायर। तो कुल मिला के क्या बचा 3/x, जो कि क्या है फंक्शन ऑफ x। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, जो मेरा आई एफ है वो क्या होगा, ई की पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स की वैल्यू है 3/x dx। 3 बाहर ले लूंगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। अब log की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये 3 ऊपर चला जाएगा, और ई की पावर log आपको पता ही है आपस में कैसे फंक्शन होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब। तो आपके ऑप्शन में देख लो एक्स क्यूब नाम का कोई आ रहा है क्या, बिल्कुल डी वाला ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन है, हो जाएगा। ओके, अब अपन आगे बढ़े। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। गति मेरी एकदम धीरे ही है, ज्यादा तेज नहीं है। अगला क्यों सवाल है 2012 में 6 नंबर के लिए पूछा गया कि y की पावर a किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है, तो a की वैल्यू बताओ। तो एक बात बताओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है y की पावर a है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये बात तो पक्की है कि ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी, नॉन एग्जैक्ट। और जब मैं इस वाली इक्वेशन को y की पावर a से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो वो वाली इक्वेशन जो मेरे को मिलेगी वो क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट। और उससे एक कंडीशन मेरे को पता है कि एम वाई बराबर एन एक्स हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई करते, क्योंकि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है, ये क्वेश्चन नहीं बोल रखा है ना। और नॉन एग्जैक्ट को मैं जो ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो वो एग्जैक्ट ऑटोमेटिकली बन जाती है, ऑटोमेटिकली बन जाएगी, क्योंकि फिर ये हो जाएगा, और एग्जैक्ट होने के लिए यही चाहिए, और ये होने से मेरे को ए की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो एक्चुअल में देखो यही करवा देता हूँ मल्टीप्लाई, 2xy तो ऑलरेडी है ही, और y की पावर a से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि ये क्या बन जाएगी, 2xy की पावर a+1 dx, और -3x² y की पावर a हो जाएगा, और -y की पावर a+2, क्योंकि स्क्वायर और y की पावर a और सेम पावर होंगी तो जुड़ जाती हैं। अब ये थोड़ी बताने बैठूं dy, ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कैसी होगी, एग्जैक्ट होगी। अब यहाँ पे आपको पता है एग्जैक्ट क्यों होगी, क्योंकि मैंने नॉन एग्जैक्ट को आई एफ से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट बना दिया भाई साहब। अब m की वैल्यू क्या है, समथिंग लाइक दिस। n की वैल्यू क्या है, y की पावर a+2 -3x² y की पावर a। अब यहाँ पे क्या होगा, m ऑफ y इज इक्वल्स टू एन एक्स। तो आप निकालो, जैसे डेल अपॉन डेल y, 2xy की पावर a+1 है, और डेल अपॉन डेल x, y की पावर a+2 -3x² y की पावर a। ओके, अब देखो एक तरीके से 2x तो क्या है अपने लिए क्या क्वेश्चन वाले के लिए कांस्टेंट है ना। और कैसे करें अब इस पे, जी आपके लिए दिक्कत है ना। तो 2 तो कांस्टेंट अब आ जाएगा,
एक्स वैसे कांस्टेंट है, मतलब एक्स कांस्टेंट है इसलिए एक्स का तो जीरो ही होगा, और ए प्लस वन वाई ए प्लस वन माइनस, तो ये इस हिसाब से हो जाएगा, है ना, ऐसे ही थोड़ी होगा। हाँ, डेल अपॉन डेल वाई, यही तो होता है डेल एम अपॉन डेल वाई। टू एक्स पूरा बार थोड़ी आएगा, पूरा ही बार आएगा, कांस्टेंट है ना, तो टू एक्स पूरा ही तो बार आएगा। मैं क्या बोलने लग जाता हूँ कभी कभी, खुद को नहीं पता चलता है मेरे को। तो टू ए प्लस वन और वाई की पावर, एक सेकंड रुकना रे यार, टू ए प्लस वन एक्स और वाई की पावर ए। ओके, हाँ अब यहाँ पर ये वाला मामला पूरा वाई का ही है, तो ये जीरो कर सकते हैं अपन। अब लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, सिक्स एक्स लाना पड़ेगा, और साथ में क्या आएगा, वाई की पावर ए। ओके, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो पावर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, लेकिन अगर सिर्फ वाई का ही फंक्शन होता तो वो जीरो कर देते हैं अपन, ठीक है। तो आराम से समझ में आ गया होगा आपके ये वाला डेरिवेटिव, कि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स के जितने भी मान हैं, मतलब जितने भी फंक्शन है वो बाहर आ जाएंगे एज ए कॉन्स्टेंट जैसे आते हैं। तो टू बाहर आ गया, एक्स बाहर आ गया, और वाई की पावर ए प्लस वन का डेरिवेटिव वाली फॉर्मूले से डेरिवेटिव हो गया। अब ये दोनों सेपरेट हुए हैं तो इस वाले का तो जीरो हो जाएगा, इस वाले में थ्री बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में टू एक्स हो गया, तो थ्री इंटू टू एक्स सिक्स एक्स, और वाई एक कॉन्स्टेंट की तरह बाहर आ गया। तो वाई की पावर ए से वाई की पावर ए कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल। अब यहाँ पे देखो ए प्लस वन बराबर बचा माइनस, ये बचा टू ए प्लस वन बराबर माइनस सिक्स, तो ए प्लस वन माइनस थ्री, तो ए इज इक्वल टू माइनस फोर। तो थोड़ा सा रहम कर देना, वहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो हो गई। अब तो ये आपका आंसर। ओके, तो समझ में आ गया होगा कि आपको आई एफ दे दी तो नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट बना दो, फिर वो एम वाई बराबर एन एक्स की कंडीशन निकाल दो। आपसे ए बी सी किसी का भी मान पूछे तो आप बता सकते हो। फिर आपसे पूछ रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूं और आप मुझे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता के दे। तो एक तरीके से मैं इसमें एम निकालूं तो एम मेरे सामने क्या आ रहा है, टू एक्स वाई प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस सिक्स वाई क्यूब है क्या, सिक्स वाई क्यूब। और जो एन निकालूंगा तो एन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स वाई स्क्वायर। अब जो एम ऑफ वाई है, चल पूरा ही लिख देता हूँ, नहीं दिक्कत ही रहती है यार तुम्हारी। टू एक्स वाई प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस सिक्स वाई क्यूब। तो एक तरीके से देखो, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई का तो वन हो जाएगा, टू एक्स आ जाएगा। वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई का तो वन हो जाएगा, लेकिन थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब कई वाई के रेस्पेक्ट में रहे हैं और वो भी वाई का ही रहा है, तो फिर पूरा करेंगे तरीके से, है ना, छह बार आ जाएगा, वाई क्यूब का थ्री वाई स्क्वायर तो एटीन वाई स्क्वायर। फिर एन एक्स जो होगा वो क्या होगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स, और एन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का टू एक्स और वो वाला जीरो। अब सबसे पहले मैं चेक करता हूँ एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो पूछ रहा है मेरे से, तो मैं यही चेक करता हूँ। तो एम वाई की वैल्यू क्या है, टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एटीन वाई स्क्वायर, एन एक्स की वैल्यू क्या है माइनस टू एक्स, और एन की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स वाई स्क्वायर। तो टू एक्स से टू एक्स तो कैंसिल हो गया, है ना, यहां से मैंने कॉमन ले लिया थ्री ऊपर वाले में से, यहाँ पे बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स वाई स्क्वायर, और नीचे भी वही है। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या आ गया, थ्री, और थ्री को मैं क्या कह सकता हूँ, फंक्शन ऑफ एक्स कह ही सकता हूँ। तो जो आई एफ है वो क्या आ गया, ई की पावर इंटीग्रेशन थ्री डी एक्स, यानी कि ई की पावर थ्री एक्स। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, सी वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मार्क्स के लिए पूछा, बताओ ये सवाल। फिर आपसे पूछ रहा है पांचवा सवाल, वापिस से इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा अजीब रूप में लिख रखा है डी वाई अपॉन डी एक्स को, ये भाई साहब पहले डी वाई अपॉन डी एक्स लिख रखा है टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई, टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस टू वाई क्यूब। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ऐसे लिखोगे तो। अपन रीअरेंज करते हैं इसको सबसे पहले, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स बराबर एक्स माइनस टू वाई क्यूब डी वाई। नो प्रॉब्लम, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब थोड़ा और सही से लिख लेते हैं, टू एक्स वाई स्क्वायर, ये है तो टू एक्स वाई स्क्वायर ही ना,
कभी 2x वाई स्क्वायर ही है प्लस वाई डी एक्स, ये 2y³ माइनस एक्स इधर ले आते हैं ना इस वाले पंगे कोई, dy बराबर 0। तो ये वाली वैल्यू तो हो गई मेरी m की वैल्यू, और ये वाली वैल्यू हो गई m की, तो मैं डायरेक्ट m ऑफ y निकाल देता हूँ और यहाँ पे n ऑफ x निकाल देता हूँ। तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2x तो आपका बाहर आ जाएगा एक तरीके से, है ना, और क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर का 2y, तो एक तरीके से 4xy हो गया ना, और प्लस में y का y के रेस्पेक्ट में 1, और यहाँ पे 2y³ कर तो x के रेस्पेक्ट में रहे हो तो y की तो अपन बात कैसे मान लेंगे भाई साहब, और हाँ x का जो है वो -1 हो जाएगा। अब अपन करते हैं क्या, निकालते हैं यहाँ पर। अब एक बात देखना तुम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसकी टर्म में आ रहा है, y की टर्म में आ रहा है, तो आपका वो वाला नहीं लगेगा अब कि my माइनस एन एक्स अपॉन एन इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। क्यों? क्योंकि वो लगाओगे तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर x की टर्म में आना चाहिए, जबकि ऑप्शन में ही नहीं है। तो आपको दूसरी तरफ सोचना पड़ेगा क्या, कि एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एन जो है वो क्या होना चाहिए, मेरा फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। तो कैलकुलेट करते हैं, एन एक्स की वैल्यू कितनी है -1, एम वाई की वैल्यू कितनी है -4xy, और वहां पे देखो एक्चुअल में +1 है ना, लेकिन ये वाला माइनस उसको भी -1 बना देगा, अपॉन में m की वैल्यू क्या है 2xy² प्लस वाई, यही है 2xy² प्लस वाई। अब ऊपर क्या बन गया -2 -4xy, नीचे से कुछ कॉमन चलो बाद में ले लेंगे 2xy² प्लस वाई, ऊपर से कुछ कॉमन आ सकता है तो वो आपकी नजर में 2 कॉमन आ सकता है, और जो नीचे से कुछ कॉमन आ सकता है वो y कॉमन आ सकता है। तो क्या बच गया 2xy प्लस 1, क्या यहाँ पे भी 2xy प्लस 1 कॉमन आ सकता है, अगर मैं -2 बाहर ले लिया ऊपर तो ये 2xy प्लस 1 बन तो गया, ओके। और क्या बच गया -2 अपॉन वाई, जो कि क्या है फंक्शन ऑफ वाई। थोड़ा समझ में आया क्या आपके या नहीं आया? ऊपर वाली टर्म्स में तो मैंने -2 कॉमन ले लिया, इसको क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में -2 कॉमन लिया तो क्या बच गया 2xy प्लस 1, और नीचे डिनोमिनेटर में y कॉमन लिया तो ये बन गया, तो कुल मिला के ये फंक्शन ऑफ y बन गया। तो आई एफ जो है वो क्या होगा e की पावर इंटीग्रेशन -2 अपॉन वाई डी वाई, तो -2 तो बाहर, 1 अपॉन वाई का log वाई, और log वाई की पावर ये ऊपर जाएगा -2, तो कुल मिला के 1 अपॉन वाई स्क्वायर नाम का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। तो यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल बहुत ज्यादा है, समय खपत हो रहा है और हो ही गया यार इतने सवाल में, तो 5 मिनट में थोड़ी खत्म कर दूं। लेक्चर का पहला बढ़िया सवालों में से एक है ना, 6th नंबर, 9th नंबर और 10th नंबर इज द बेस्टेस्ट क्वेश्चन, ओके। तो आपको क्या रखा है, लेट वाई एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, मतलब एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और उसका कोई सॉल्यूशन बता रखा है वाई एक्स, ओके भाई साहब। फिर लास्ट में ये भी बता रखा है सेटिस्फाइंग y0 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि एक तरीके से ये जो सॉल्यूशन है ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, और आपको ये बताना है कि y -1, तो एक तरीके से आपको y ऑफ x निकालना है, फिर ये कंडीशन यूज करनी है, ये कंडीशन यूज करके कहीं ना कहीं आप ये वैल्यू निकाल पाएंगे। ऐसी वैल्यू आप, ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत देखे हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स वाले, तो लेकिन ये थोड़ा एग्जैक्ट वाले मोड में आ गया है, तो आपको समझना कोई बहुत ज्यादा विपदा का काम है नहीं। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहले तो अपन इसमें m और n देखते हैं, और फिर देखते हैं कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो बनाएंगे, फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन निकाल के जो ये इनिशियल वैल्यू दे रखी है वो यूज करेंगे, और वो यूज करके y -1 निकालेंगे। तो सबसे पहले m देखते हैं क्या है यहाँ पे, वो है xy प्लस वाई प्लस ई की पावर -x, और जो n है वो क्या है x प्लस ई की पावर -x, ओके। तो आप m ऑफ y निकालो और n ऑफ x निकालो, यानी कि इसका y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x प्लस 1 हो जाएगा,
और इसका करोगे तो 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब देखना यार, ये बार बार थोड़ी समझाऊं मैं। वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है ना। अब आपको नोट करना है क्या, एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन चेक करो आप तो ये एक्स प्लस वन और ये माइनस वन, ये प्लस समथिंग ये हो जाएगा, और एन की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये देखो 1 से 1 कट गया, फिर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, यानी कि कुल मिला के 1 ही बचा, जिसको अपन फंक्शन ऑफ एक्स कह सकते हैं। तो आई एफ जो आएगा ई की पावर 1 डी एक्स, यानी कि ई की पावर एक्स। यानी कि इक्वेशन आपकी नॉन एग्जैक्ट थी, और नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट बनाने के लिए मैंने आई एफ निकाल लिया है, जो कि क्या आया है, ई की पावर एक्स। अब मैं इस इक्वेशन को ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो इक्वेशन मेरे को कैसे मिलेगी, एग्जैक्ट मिलेगी। तो करता हूं, तो मेरे को जो गिवन इक्वेशन है ये, इसको ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई ई की पावर एक्स प्लस वाई की पावर एक्स, और ई की पावर माइनस एक्स को ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इसको टर्म को कहीं भूल ही जाते हैं, है ना, 1 की जगह 0 लिख के छोड़ देते हैं, है ना। तो ये वहां पे 1 आएगा, और वहां पे एक्स ई की पावर एक्स प्लस 1 है, डी वाई बराबर 0, जो कि क्या होगी, एग्जैक्ट। तो क्या किस हिसाब से इक्वेशन आएगी, एक्स वाई ई की पावर एक्स प्लस वाई ई की पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स प्लस 1 डी वाई बराबर 0, जो कि इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना मैंने नहीं बताया तुम्हें, ऐसा अगर तुम बोल दो तो अपना पिछला जाके लेक्चर तुम्हें दिखा दूंगा मैं कि भाई मैंने बताया है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ से देखो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मैं ट्रेडिशनल तरीका ही फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ से एक दो तरीके और हैं, उनके तरफ भी आप जा सकते हैं, लेकिन अब यार क्या ही करें, मैं ट्रेडिशनल आदमी हूँ तो ट्रेडिशनली फॉलो कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ मैंने बताया था, वाई कॉन्स्टेंट एम डी एक्स टर्म्स ऑफ एन विदाउट एक्स इनटू में डी वाई बराबर सी, है ना। ऐसा हमको तुमने नहीं, हम ना तुम क्या बताया था, भोजपुरी हो गया थोड़ा सा ये। तो एम की वैल्यू तो ये हो गई, एन की वैल्यू ये हो गई, तो रखते हैं और आगे सोल्व करते हैं। तो y तो कांस्टेंट है, m की वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, एक्स वाई ई की पावर एक्स प्लस वाई ई की पावर एक्स प्लस 1 और dx, और n की वो टर्म जिनके अंदर क्या नहीं है, x, तो वो सिर्फ 1 ही है, क्योंकि आप देखो x की पावर x में तो x आ ही रहा है, लेकिन अपने को तो बिना x वाली लेनी है, तो वो 1 ही है, और dy बराबर c। ओके, अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं ऊपर वाले को। तो क्या मिलेगा मेरे को, मैं अगर कॉमन ले लूं ऊपर वाले इक्वेशन में y, सिर्फ y कांस्टेंट चल रहा है, यहाँ पे मैंने y कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, x ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस 1 इंटू में dx और प्लस 1 इंटू में dy बराबर c। ओके, ये इस हिसाब से आपके सामने चीजें बची। अब थोड़ा सा इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दे, चलो अगले पेज पे करते हैं, यहाँ पे नहीं करते हुए अगले पेज पे करते हैं। वाई कांस्टेंट ले रखा है मैंने, और वाई कॉमन ले रखा है, और अंदर क्या बचा, एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस 1 को अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन में अलग तो हो ही सकता है, प्लस 1 डी वाई और बराबर में सी। अब थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा टोटल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट। टोटल डिफरेंशिएशन का भी क्या, थोड़ा बहुत दिमाग, कि ये फंक्शन किसी ना किसी का क्या होता है, डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, और वो ये वाला है ना, क्योंकि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो यही चीज निकल कर आती है, यानी कि आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये निकल के आएगा, यही तो बात हुई। अब dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, वो सॉरी x के रेस्पेक्ट में, तो y तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। इसकी जगह आप क्या लिखोगे, d अपॉन डी एक्स, एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स 1 dx, यानी कि x 1 dy वाई सी। अब इसको सोल्व करोगे तो dx से dx कैंसिल, ये इंटीग्रेशन से ये d कैंसिल, तो ये बच गया x e की पावर x, तो थोड़ा सही से लिख दिया मैंने, प्लस x प्लस वाई बराबर c। तो ये आपका क्या आ गया, एक तरीके से सॉल्यूशन आ गया है ना। अब इस सॉल्यूशन में अगले ने क्या बोल रखा है, अगले ने नहीं, अगले तो है ही नहीं तुम्हारे पास, अगले ने बोल रखा है कि y0 बराबर 1,
y ऑफ 0 बराबर 1, यानी कि अगर x की जगह आप 0 डालोगे तो y की जगह 1 आएगा। तो ठीक है भाई, डालते हैं। इस इक्वेशन में यहाँ पे 0 डाल दिया, यहाँ पे भी 0 डाल दिया, लेकिन यहाँ पे तो डाल ही नहीं सकता क्योंकि y की वैल्यू तो 1 आ रही है। तो 1 बराबर c आ गया। तो आपको यह कंडीशन इसीलिए दे रखी थी ताकि आप किसकी वैल्यू निकाल लो, c की वैल्यू। सो इक्वेशन क्या बन गई अब, एक्स वाई ई की पावर x प्लस वाई बराबर 1। अब आप निकालो y की वैल्यू, y की वैल्यू निकालो। तो इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से है तो आप y कॉमन ले लो। तो x ई की पावर x प्लस 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो y बराबर 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स ई की पावर x प्लस 1। अब आपको क्या निकालनी है, y की पावर -1 की वैल्यू, तो निकाल लो भाई। तो 1 माइनस -1 फिर -1 ई की पावर -1 प्लस 1। थोड़ा सा हार्ड पड़ रहा है क्या? तो 1 प्लस 1 2, ये क्या बच गया -1, तो माइनस ही रहने देता हूँ। और ई इनवर्स को 1 अपॉन ई लिख देता हूँ, प्लस 1 है तो इसको पहले लिख देता हूँ। तो 2 एलसीएम ले लिया ई, तो क्या बच गया अब e-1। और अब जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2e अपॉन ई माइनस, तो ये आएगा आपका y ऑफ -1। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो एक बार मैं पानी पीना चाहूंगा और 2 मिनट के लिए आपको रुकना, 2 मिनट नहीं 20 सेकंड। पी लिया है मैंने पानी, 20 सेकंड में नहीं लगाता मैं। तो 2e अपॉन e-1, अब गर्मी है, बिना पानी पिए तो कैसे पार पड़ेगी। प्री क्वेश्चन आप समझ गए। आपको पहले तो नॉन एग्जैक्ट दी हुई थी, फिर आपने एक आई एफ ढूंढा सबसे पहले, फिर एग्जैक्ट बनाया, फिर सॉल्यूशन निकाला, फिर जो बाउंड्री कंडीशन दे रखी थी उसे इक्वेशन निकाला, फिर वाई की वैल्यू निकाली, फिर जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वाई की वैल्यू पूछ रही थी वो निकाली, पूछ रहा था वो निकाली। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था जो आपने अंजाम दे दिया है। अब अपन बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन में। आपको पूछ रहा है कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। तो आप क्यों नहीं बताओगे, एन की वैल्यू सबसे पहले निकाल लिए आपने, y प्लस 1/3 y³ प्लस में 1/2 x², और n की वैल्यू आपने निकाल रखी है 1/4 x प्लस xy²। ओके, तो सबसे पहले m ऑफ y निकालो, तो ये क्या होगा 1 प्लस 1/3 इंटू 3y²। तो एक तरीके से 1 प्लस y²। समझ में तो आ रहा है ना मैंने क्या किया, बस y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ। ये वाला तो पूरा मामला ही x का है तो 0 हो जाएगा, और n ऑफ x तो 1/4 बाहर आ जाएगा। ये क्या बनेगा, x इंटू 1 प्लस y², तो 1 प्लस y² बाहर आ जाएगा और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मैं निकालता हूँ एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन, जो कि क्या आना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स। अगर आ जाता है तो मेरे को आई एफ मिल जाएगा। तो एम वाई की वैल्यू क्या है 1 प्लस y², एन एक्स की वैल्यू क्या है 1/4 1 प्लस y², और एन की वैल्यू क्या है 1/4। इसमें से मैं अगर x कॉमन ले लूँ 1 प्लस y², और ये डेरिवेटिव भी x कॉमन लेने के बाद भी हुआ है ना। तो ऊपर तो क्या बच गया देखो, एक में से 1/4 जा रहा है तो 3/4 तो बचेगा, 1 में से 1/4 जा रहा है तो 3/4 बचेगा। साथ में 1 प्लस y² और लिख देंगे, अपने क्या जाता है नीचे शायद है 1/4 x 1 प्लस y²। तो कुल मिला के ये क्या बन गया 3/x। ये इससे कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 3/x। तो आई एफ जो है वो क्या आ गया, ये क्या आ गया, फंक्शन ऑफ x। तो e की पावर इंटीग्रेशन 3/x तो आपने कहीं ना कहीं इसी लेक्चर में देखा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा x³ ओके। अब आगे अगर अपन बढ़े, ये e की पावर 3x वाला देख लेना कैसे किया है। 8वां क्वेश्चन है कि इफ x की पावर h और y की पावर k इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक डिफरेंशियल इक्वेशन इसका, तो ऑर्डर्ड पेयर h और k। वही बात हो गई एक क्वेश्चन में आपने, इसलिए एक की वैल्यू पूछी थी, अब की बार दोनों की पूछ रहे हैं तो दोनों की बता देना तुम। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दे रखा है, तो क्यों दे रखा है, क्योंकि आपकी इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है और उसको आप एग्जैक्ट बनाओ। दैट मीन्स इस गिवन इक्वेशन में आप x की पावर h और y की पावर k से मल्टीप्लाई करो, करो तो भाई
तो करोगे तो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर एच तो ऐसे कैसे हो जाएगी, वाई की पावर के तो आएगी और ऑलरेडी वन है, तो एक्स की पावर एच और वाई की पावर के प्लस वन हो जाएगा। और वहां पर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ऑलरेडी वन तो है, एच आएगी यानी कि एच प्लस वन हो जाएगा और वाई की पावर के हो जाएगा। इस हिसाब से आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स की पावर एच वाई की पावर के प्लस वन, वन प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स की पावर एच प्लस वन वाई की पावर के और वन माइनस एक्स वाई डी वाई बराबर जीरो। और ये कैसी होगी, एग्जैक्ट। और आपको एम और एन की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। ये वाली जो वैल्यू है ये तो किसकी वैल्यू होगी, एम की, और ये वाली वैल्यू होगी, ये किसकी वैल्यू होगी, एम की। इतना आपको पता होना चाहिए। अब अपन क्या निकालेंगे, एम ऑफ वाई, ये वाला मार्कर भी बढ़िया चल रहा है वैसे। ओके, तो एम ऑफ वाई निकालेंगे, वाइट ले लेते हैं यार, वाइट में मजा आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत तो वैसे भी क्या ही है, एम ऑफ वाई। इसमें चलो मैं आपको पूरा करके बता देता हूँ। सबसे पहले बात तो थोड़ा एम को आप पूरा खोल के लिखो। लिखोगे तो देखो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर एच वाई की पावर के प्लस वन हो जाएगा, और इसी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर तो एच प्लस वन हो जाएगी और वाई की पावर क्या हो जाएगा, के प्लस टू। कोई उर्दू में नहीं बोल रहा हूँ मैं, समझ में आया इस भाषा में बोल रहा हूँ। एन की वैल्यू हो जाएगी एक्स की पावर एच प्लस वन वाई की पावर के माइनस एक्स की पावर एच प्लस टू और वाई की पावर के प्लस। अब इसका क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएशन, तो ये रखेंगे अपन। तो देखो यहाँ पे मैं रखूंगा डेल अपॉन डेल वाई, एम की ये वैल्यू रखूंगा, तो यहीं से उठा के कर लेते हैं। तो देखो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x की पावर एच तो पहले ही बाहर आ जाएगा। इस वाले का कर रहा हूँ अभी तो सिर्फ फर्स्ट वाले का, क्योंकि दोनों का अलग अलग खुलेगा ना। फिर k प्लस वन और y की पावर k प्लस वन माइनस में वन, यानी कि x की पावर h k प्लस वन और y की पावर k। चलो पहली टर्म का हो गया। अब दूसरी टर्म का देखो, थोड़ा अब कलर की जरूरत है अपने को। तो पहली टर्म का तो हो गया ये, अब दूसरी टर्म का देखो, ये वाली का। अब जैसे y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो x की पावर h प्लस वन तो बाहर है, और y की पावर k प्लस टू, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में तो कर ही रहे हैं तो k प्लस टू बाहर आ जाएगा, और y की पावर k प्लस टू माइनस वन, यानी कि k माइनस वो k प्लस वन। तो इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का अलग अलग होगा ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन प्लस में अलग अलग हो जाता है। फिर डेल एन अपॉन डेल एक्स यहाँ आ जाएगा क्या, देखते हैं आ जाएगा, वैसे तो लाएंगे, नहीं आएगा तो। यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी कि वाई की पावर के तो बाहर आ जाएगा एक तरीके से आपका। फिर यहाँ पर अपन लेंगे वही रूल, तो एच प्लस वन और एक्स की पावर एच प्लस वन में से एक जाएगा तो एच बचेगा। यहाँ पे सेम वही रूल, वाई की पावर के प्लस वन तो बाहर आ जाएगा। फिर x की पावर h प्लस टू का करेंगे तो क्या बनेगा, h प्लस टू बाहर, और x की पावर h प्लस टू माइनस वन, यानी कि x की पावर h प्लस वन। और ये दोनों क्या होंगे आपके लिए, बराबर होंगे। तो थोड़ा आप समझना इन चीजों को और कह देना ये बराबर होंगे, बराबर ही होंगे क्योंकि एग्जैक्ट बन गए ना इक्वेशन। अब इनको थोड़ा तरीके से लिख के मैं बराबर कर देता हूँ, k प्लस वन एक्स की पावर h वाई की पावर k, फिर है k प्लस टू एक्स की पावर एच प्लस वन और वाई की पावर के प्लस वन इज इक्वल्स टू एच प्लस वन एक्स की पावर एच और वाई की पावर के और माइनस एच प्लस, सॉरी कहाँ आ गए अपन, क्या हुआ ये अचानक से, ये क्या हुआ, वो बुझड़ गया यार पूरा, ये क्या पता कौन सा बटन दब गया, कंट्रोल जेड भी दबा रहा हूँ आ ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी उसमें आपका डिफरेंशिएशन ही लिखा हुआ था, मैन तो यही है अब, है ना। एच प्लस वन एक्स की पावर एच वाई की पावर की, ये मेरे को पता है क्या आ सकता है, माइनस आया था, है ना, माइनस एच प्लस टू एक्स की पावर एच प्लस वन और वाई की पावर के प्लस वन, ये आएगा आपके लिए। तो अगर आप कंपेयर करोगे दोनों इक्वेशंस को तो मिलेगा के प्लस वन बराबर तो एच प्लस वन और के प्लस टू
बराबर माइनस ब्रैकेट एच प्लस टू मिलेगा, यानी कि माइनस एच माइनस टू, यानी कि के प्लस एच जो है वो देखो माइनस फोर मिलेगा। ओके, और यहाँ से के की वैल्यू क्या आ रही है एच, तो यहाँ में पुट कर दिया के की जगह एच, तो टू एच बराबर माइनस फोर, तो एच बराबर माइनस टू, तो के बराबर भी माइनस टू ही, तो के और एच का ऑर्डर्ड पेयर किसके बराबर रहेगा माइनस टू कोमा माइनस टू। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ए वाला। ओके, नौवां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, सेम वैसा सही क्वेश्चन है। आपको देखो क्या दे रखा है, ये तो आपको कंडीशन दे रखी है, अगर आप इनमें उलझोगे तो उलझ भी सकते हो, इनका मतलब तो है ही दे रखा है तो, लेकिन आप मेन मुद्दे पे भी पहुंचो एक बार कि ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ये आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है, ये बाउंड्री कंडीशन दे रखा है, लेकिन आपके बार आपसे कुछ और पूछ रहा है वो, आपसे कोई वो नहीं पूछ रहा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता दो। जैसे सिक्स क्वेश्चन में एक बाउंड्री कंडीशन देके वैल्यू निकलवा के वाई की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा था कुछ, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं, ऐसा है जो भी है लेकिन एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन तो दे ही रखी है, तो जिसके अंदर एन की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एन की वैल्यू क्या है माइनस फोर एक्स वाई, तो जो एन वाई है वो टू वाई मिलेगा, और जो एन एक्स है वो क्या मिलेगा माइनस फोर वाई। अब ये समझ में आ जाना चाहिए। तो अगर आप निकालेंगे सिंस एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन, तो देखता हूं मैं जैसे टू वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फोर वाई अपॉन एन, यानी कि माइनस फोर एक्स वाई, तो सिक्स वाई माइनस फोर एक्स वाई, तो एक तरीके से ये क्या हो गया वाई से वाई कैंसिल, सिक्स बाई फोर माइनस थ्री बाई टू, और एक्स है ना, माइनस थ्री बाई टू इंटू वन बाई एक्स। समझ में आया मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला ये तो समझ में आया क्या होगा, एम वाई की वैल्यू रखी है, एन एक्स की वैल्यू रखी है, एन की वैल्यू रखी है, वाई से वाई कैंसिल कर दिया, वही बस गाता ही रहूंगा, माइनस थ्री बाई टू इंटू वन बाई एक्स, तो एक तरीके से फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया। तो जो आई एफ है वो क्या होगा ई की पावर माइनस थ्री बाई टू ऑलरेडी बाहर आ जाएगा, वन अपॉन एक्स डी एक्स, तो माइनस थ्री बाई टू वन अपॉन एक्स का क्या होगा log एक्स। ओके, तो अब यहाँ से ए की पावर log एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू, तो एक तरीके से वन अपॉन एक्स की पावर थ्री बाई टू, और इस चीज को अपन वन अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स से लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या आ गया आई एफ आ गया। अब इस आई एफ से जो मेरे को इक्वेशन दी हुई थी जो ये थी, इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि ये नॉन एग्जैक्ट थी, मेरे को आई एफ मिल गया, आई एफ मिलते ही ये क्या हो जाएगी एग्जैक्ट हो जाएगी। तो करते हैं अपन, क्या बन जाएगी वन अपॉन एक्स रूट एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स माइनस फोर एक्स वाई डी वाई। ओके, तो अब एन की वैल्यू क्या बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स रूट एक्स, और एन की वैल्यू क्या बन गई देखो माइनस फोर एक्स वाई अपॉन एक्स रूट एक्स। अब अपने को चेक तो करना है ही नहीं कि एग्जैक्ट है या नहीं है, क्योंकि हमने बनाई है आई एफ से मल्टीप्लाई करके, तो होगी तो ये एग्जैक्ट ही। अपने को तो सिर्फ सॉल्यूशन सॉल्यूशन में ध्यान रखना है। तो y कांस्टेंट लेना है एम डी एक्स, एम की वैल्यू क्या है, एम को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं ऐसे, ऊपर प्लस है तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रूट एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स रूट एक्स इंटू में डी एक्स, और टर्म्स ऑफ एन विदाउट एक्स, जो कि क्या है ही नहीं, क्योंकि आप अगर देखोगे तो ये माइनस फोर अपॉन रूट एक्स वाई नहीं होता है, ये पूरा एक ही टर्म में काउंट होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा पूरा ही जीरो बराबर सी। ओके, तो टर्म ही जीरो हो जाएगी बराबर में सी। अब एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रूट एक्स का क्या होगा, एक्स अपॉन रूट एक्स बच जाएगा क्योंकि ऊपर एक्स बचेगा नीचे रूट एक्स, यानी कि कुल मिला के रूट एक्स बचेगा, प्लस अलग अलग कर देते हैं इनको भी, y कांस्टेंट चल रहा है तो वाई स्क्वायर को अपन बाहर ले लेते हैं, ये बन जाएगा एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू डी एक्स बराबर सी। अब देखो रूट एक्स का तो आपको पता है टू बाई थ्री एक्स की पावर थ्री बाई टू, ये इंटीग्रेशन होता है। इसका देखो वाई स्क्वायर आपका चल रहा है एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन में है माइनस थ्री बाई टू प्लस वन, तो वन माइनस थ्री बाई टू क्या होता है टू, एलसीएम ले लेंगे ना, तो टू माइनस फोर बाई टू आ रहा है क्या,
एक मिनट, -1/2 होता है ना, 1 - 3/2। ठीक है, तो ये इस हिसाब से है 1 - 3/2 अपॉन 1 - 3/2। तो 2 - 3, तो ये -1/2, और यहाँ पे भी -1/2। तो ये जब ऊपर आएगा तो ये -2 हो जाएगा, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा, अपॉन रूट एक्स। इस हिसाब से चीज बनेगी। तो -2 अपॉन रूट एक्स बराबर सी। तो एक तरीके से सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, 2/3 x⁻³ -2y² अपॉन√x की पावर सी। ओके। अब अपने को बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी है कि φ(1) बराबर क्या है, वो सॉरी, आपको कुछ दे रखा है क्या, कि φ1 बराबर 1, यानी कि x और y की दोनों की वैल्यू 1 है। तो इसमें पुट करो, क्योंकि ये सॉल्यूशन आ गया ना अपना, यही तो है φ(x, y)। तो 2/3 -2 बराबर सी। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 3 × 2 = 6 -4/3। तो इक्वेशन जो क्या बन जाएगी, 2/3 x⁻³ -2y² बराबर -4/3। ओके। और -4/3 अगर आपके सामने आ गई, तो इसको आपको √x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, करना पड़ेगा साहब, क्यों करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन यहाँ लिखनी पड़ेगी ना, 2/3 x⁻³ -2y² -4/3। नहीं, जो √x आ रहा है तो √x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2/3 x⁻³ +1/2, यानी कि x² हो जाएगा एक तरीके से, -y²। अभी तो √x से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2y² -4/3 √x, है ना, मल्टीप्लाई विद √x। ओके। अब दो का भाग दे देते हैं, तो क्या बच जाएगा, x²/3 -y² और -2/3। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। तो क्या मिलेगा मेरे को, x² अपॉन 3 -y² का होल स्क्वायर = 4/9। ये √x कहाँ गया, 4/9x आएगा। ठीक है। फिर ये बनेगा x² -3y² अपॉन में 3 का होल स्क्वायर = 4/9x। तो देखो 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 9, 9 से 9 कैंसिल। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3y² -x² का होल स्क्वायर = 4x। क्योंकि 9 से 9 तो कैंसिल हो जाएगा, अभी स्क्वायर चाहिए, a - b का कर दो, चाहे b - a का कर दो, होता तो बराबर ही है ना। और y को ही क्या लिखते हैं अपन, 5x। तो 3 5x² -x² का होल स्क्वायर = 4x। ये आपका क्या आएगा, सॉल्यूशन। तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। 3 5 of x² -x² होल स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, 10वां क्वेश्चन। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपन 10th क्वेश्चन की। तो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस लेक्चर का सबसे माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है। अगर असलियत की अगर अपन बात करें तो बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम दिमाग का पूरा पूरा सदुपयोग कराएगा ये आपका। तो आपसे कह रहा है कि भाई साहब एम एन न्यू डब्ल्यू और ये डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं विद कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव सेटिस्फाइंग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपको क्या करना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है वो आपको बताना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। तो अपन शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की बहुत ही नाजुक तरीके से, और बहुत ही आगे आगे पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहली बात अगर आप देखो, तो म्यू भी आपको पता है एक्स वाई का फंक्शन है, एम एक्स वाई एक। तो ये आपको कुल मिला के μn प्लस μm dx प्लस μn dy, एक सेकेंड,
इरेज कर देते हैं इसको। म्यू एम डी एक्स प्लस म्यू एन डी वाई बराबर डी डब्ल्यू, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं इक्वेशन। ओके, तो म्यू एम डी एक्स प्लस म्यू एन डी वाई बराबर डी डब्ल्यू आपका है। ये तो आपको क्या दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये जो है एम एन म्यू डब्ल्यू के सारे क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शंस है। ये बात आपको कह रखी है पहले से ही, आर स्क्वायर से आर के बीच में डिफाइंड है, कोई बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, क्योंकि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है। म्यू डब्ल्यू इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, म्यू डब्ल्यू स्क्वायर एक तरीके से एक्चुअल में इक्वेशन हो रही है आपके सामने एन डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0। ओके, फिर हमने म्यू से मल्टीप्लाई करवाया, तो म्यू से मल्टीप्लाई करवाया तो वो क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी। हाँ, एक्चुअली में देखो होगा क्या आपके सामने, ये डी डब्ल्यू मैंने निकाल लिया। तो एक तरीके से अगर आपका डी डब्ल्यू यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्यों, क्योंकि मैंने म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं डी डब्ल्यू को किसी ना किसी फंक्शन के टोटल डेरिवेटिव में, अब यहाँ पे डब्ल्यू तो लिखनी, एफ तो लिखूंगा नहीं, डब्ल्यू ऑफ एक्स वाई लिख देता हूँ, है ना। तो मैं ऐसा कुछ लिख पाऊंगा, तो डी डब्ल्यू क्या है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। सो म्यू जो है वो क्या है, आई एफ होगा किसके लिए, फॉर एन डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0। ओके, ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि अरे यार, जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसमें जो एलएचएस होता है उसको मैं ऐसे ही तो बोल रहा था, डी ऑफ एफ एक्स वाई बराबर 0। तो यहाँ पर एक तरीके से जो एफ ऑफ एक्स वाई है उसकी वैल्यू कितनी है, म्यू एम डी एक्स प्लस म्यू एन डी वाई, और उसी को क्या बोला गया है इसने, डी डब्ल्यू। तो एक तरीके से आपको क्या देखना पड़ेगा कि डी डब्ल्यू क्या है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तभी अपन उसको डी डब्ल्यू लिख पा रहे हैं ना। यानी कि अब मैं एल एच एस को डी डब्ल्यू लिख दूंगा और बराबर में क्या रहेगा, 0। इस हिसाब से आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। ओके, तो आपसे पहला ऑप्शन पूछ रहा है कि क्या म्यू डब्ल्यू भी एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0। ओके, और डी डब्ल्यू क्या दे रखा है मेरे को, म्यू एम डी एक्स प्लस म्यू एन डी वाई। म्यू एक ऐसा इंटीग्रेटिंग, मतलब म्यू से मल्टीप्लाई करते ही इक्वेशन कैसी बन गई, एग्जैक्ट। शुरुआत में कैसी थी, नॉन एग्जैक्ट। अब मेरे से पहला जो ऑप्शन ए पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि म्यू डब्ल्यू आई एफ है क्या, इफ म्यू डब्ल्यू इज आई एफ, देन अगर अगर आपका म्यू डब्ल्यू आई एफ होगा तो क्या होगा। सबसे पहली बात तो मैं ये पूछता हूँ, आपका ऑप्शन नंबर ए पूछ रहा है कि म्यू डब्ल्यू इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर एन डी एक्स प्लस एन डी वाई। मेरे को बताना ये बात सही है या गलत है। तो अगर मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा म्यू डब्ल्यू किसके लिए, एन डी एक्स प्लस एन डी वाई का, तो मैं इसको जब म्यू डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपकी क्या बन जानी चाहिए, एग्जैक्ट। तो म्यू डब्ल्यू एन डी एक्स और प्लस में म्यू डब्ल्यू एन डी वाई बराबर 0, ये क्या होनी चाहिए आपके लिए, एग्जैक्ट। ठीक है, अब अपन देखते हैं, देखो कैसे करेंगे। म्यू डब्ल्यू एम डी एक्स प्लस म्यू डब्ल्यू, इसमें से मैं एक काम करूं, ऊपर क्या है, म्यू एम डी एक्स प्लस म्यू एन डी वाई, तो डब्ल्यू कॉमन ले ली तो क्या बच गया, म्यू एम डी एक्स प्लस म्यू एन डी वाई, और बराबर में आपका एक तरीके से 0 चल ही रहा है ना। ये इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन को मैं 1 नाम दे दूं तो डब्ल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, डी डब्ल्यू बराबर 0। अब इस इक्वेशन को एलएचएस को मेरे को क्या करना रहता है, किसी न किसी फंक्शन के टोटल डेरिवेटिव के रूप में लिखना पड़ता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, डब्ल्यू डी डब्ल्यू है वो डी डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2 के इक्वल होता है। ये आप सोच रहे हो क्या बोल दिया मैंने, बिल्कुल, मतलब आपको क्या करना है, ये फंक्शन है तो इसको आपको किसी न किसी फंक्शन के टोटल डेरिवेटिव के रूप में लिखना था, और आप लिखने में कामयाब हो गए। तो मैं क्या लिख दूंगा, डी डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2 बराबर में 0। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2 बराबर सी, ऐसा कुछ सॉल्यूशन आएगा। तो दैट मीन्स आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। ओके, तो
अपन अब अगला ऑप्शन देखते हैं, सेकंड वाला। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपकी, एग्जैक्ट हो गई, क्योंकि तभी अपन टोटल डेरिवेटिव के रूप में लिख पाए हैं एलएचएस को, है ना। और दैट मीन्स जो आपका ये म्यू डब्ल्यू है वो क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो म्यू डब्ल्यू क्या है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अगला जो पूछ रहा है सेकंड नंबर का ऑप्शन है कि म्यू डब्ल्यू स्क्वायर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर एन डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0। तो इज इट म्यू डब्ल्यू स्क्वायर। ओके, तो इक्वेशन क्या थी आपकी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0। ये तो नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन थी। अब अपने को एग्जैक्ट बनाने के लिए जो आई एफ वो क्या दे रखा है, म्यू डब्ल्यू स्क्वायर एम डी एक्स प्लस म्यू डब्ल्यू स्क्वायर एन डी वाई बराबर 0, ये इक्वेशन दे रखा है। अब थोड़ा सा मैं इसका यूज करूं तो मैं इसमें से कॉमन ले लूं क्या, म्यू डब्ल्यू एन डी एक्स, ये कॉमन नहीं ले रहा, कॉमन तो मैं ले रहा हूँ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू बच जाएगा बाहर बराबर 0। तो ये बच गया ना, डब्ल्यू मैंने कॉमन लिया तो म्यू डब्ल्यू एम डी एक्स प्लस म्यू डब्ल्यू एन डी वाई। और देखो देखा इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू डब्ल्यू एन डी एक्स प्लस म्यू डब्ल्यू एन डी वाई की वैल्यू अभी निकाली है मैंने। इसकी वैल्यू ये होती है क्या, डब्ल्यू डी डब्ल्यू, देख लो ना, ये इसकी वैल्यू, ये ऐसे ही तो चल रहा है, इम्प्लाइज दिस। इसकी वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, डब्ल्यू, और इसकी वैल्यू हो गई डी डब्ल्यू। इक्वेशन 2 से मैंने यूज किया है, फ्रॉम इक्वेशन 2। समझ में आ रहा होगा कि कैसे उस वाले से उसकी वैल्यू और फिर जो सेकंड कंडीशन आई है उससे इसकी वैल्यू, तो एक तरीके से ये अगले में काम आएगा आपके। तो ये हो गया आपका डब्ल्यू स्क्वायर डी डब्ल्यू, है ना। डब्ल्यू स्क्वायर डी डब्ल्यू बराबर में 0। अब इस एल एच एस को मैं भी लिख सकता हूँ डब्ल्यू वो क्यूब अपॉन 3 का ये, क्योंकि ये हो जाएगा 3 डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, डब्ल्यू स्क्वायर डी डब्ल्यू। एक तरीके से मेरे को वो फंक्शन मिल गया जिसका टोटल डेरिवेटिव ये है। दैट मीन्स म्यू डब्ल्यू स्क्वायर भी क्या है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, इतना आपके समझ में आ गया। फिर अपन थोड़ा सा समझते हैं चीजों को, कैसे कैसे चीजें बढ़ रही है। आपको देखो कुछ अलग ही लिख रखा है, आप अगर जा रहे हो ऑप्शंस में ढूंढ रहे हो तो डब्ल्यू एक्स वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जीरो जीरो प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। मैं चाहूँ तो इसको 2 मिनट में नहीं समझ सकता, मैं नहीं समझ सकता, मेरे को समय लगेगा, इसलिए समय ले रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाते हैं एक मिठाई की दुकान का, एक घर का। तो लेट अस सपोज हियर इज होम, और यहाँ पर है बढ़िया मिठाई की दुकान जहाँ पे मिलती है बढ़िया बढ़िया मिठाई। ओके, अब होम से मिठाई की दुकान पे जाना है। अगर आप इंसान होंगे तो आप ऐसे चले जाएंगे भाई साहब, लेकिन आप इंसान है ही नहीं, आप है मैथमेटिशियंस, तो आप ऐसे नहीं जाएंगे। आपके पास, अगर आप मैथमेटिशियन है तो दो रास्ते हैं। फर्स्ट वाला रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ, आप इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे, फर्स्ट रास्ता ये है। सेकंड रास्ता आपको दिखाता हूँ, आप पहले इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे, ठीक है। अब कुल मिला के ये वाला तो हो गया पाथ 2 और ये वाला हो गया पाथ 1, ठीक है। और पाथ 1 में भी ये वाला तो हो गया लेग 1, ये वाला लेग 2, इसमें भी ये लेग 1 और इसमें भी ये लेग, क्योंकि लेग 1 ये है, लेग 2 ये है, और पाथ 1 का लेग 1 ये, लेग 2। ओके, ये लेकिन अब जाने आने की बात हो गई। अब मेरे को एक पाथ 1 पे ही रहना है, मैं इधर चल रहा हूँ चल रहा हूँ चल रहा हूँ, जीरो जीरो से मैं भाई साहब मेरे को जीरो से एक्स पे जाऊंगा, मतलब मेरे को जीरो जीरो से एक्स वाई पर जाना है। तो मेरे पास पाथ 1 है, पाथ 2 है। मैं पहले पाथ 1 को वो देता हूँ वरीयता, तो मैं चलता हूँ तो बीच में ये वाला शहर भी आएगा, ये वाला शहर भी आएगा, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, है ना। तो शहर आएगा तो यहाँ पर जैसे 10 20, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू तो 0 होती है, वैसे 30 करते 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 एक पॉइंट एक्स कॉमा 0 भी आ जाएगा, कभी ना कभी तो आएगा। फिर जैसे मेरा लेग 1 पूरा हुआ, फिर मेरे पॉइंट एक्स तो फिक्स रहेगा भाई, अब एक्स तो फिक्स ही रहेगा इस पॉइंट पे, इस सीधी रेखा पे। तो x1 x2 ऐसे चलते 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 xy भी आ जाएगा, ऐसा कुछ रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ना,
1,0, 2,0, 3,0। तो देखो चेंज तो हो रहा है एक तरीके से, किसमें चेंज हो रहा है, ये एक्स में ही चेंज हो रहा है। इस एक्स में चेंज को बुक वाले ने लिखा है एस से। यहाँ पे एक तरीके से मैं आपको समझाऊं, जैसे एक्स की वैल्यू कहाँ से चालू हुई, 0 से, 1 से, मतलब 0 से चालू हुई, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर लास्ट में जाके एक्स पे जाके ही तो रुकी है ना, क्योंकि वाई की वैल्यू तो इस पूरे एक्सिस पे 0 है और उसने इस चीज को नाम दिया है एस से। तो इस हिसाब से है कुछ एस की वैल्यू। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0 चलते चलते अपन x0 पर चले ही गए। इस हिसाब से अपना क्या आ गया, वो S0 आ गया। आपको समझ में आ गया होगा, अब धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई बहुत बड़ी टॉपिक भी नहीं है कि जो मैं आपको इतना आराम से समझाऊं, ठीक है। और जैसे मान लो रास्ते में बिंदु क्या कहेंगे, ये 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, तो मैं सबको एक साथ कॉमन में लिखूं तो S,0 मैंने लिख दिया। मैंने नहीं, पुकवाने ने लिखा है ना। एस बराबर अगर मैं 0 लूं तो 0,0, एस बराबर 1 लूं तो 1,1, एस बराबर 2 लूं, है ना, तो 2,0। मतलब कहने का मतलब ये है कि S,0 का मतलब क्या है कि x बदल रहा है आपका, बस यही दिखाना चाह रहे हैं। और y जो है वो क्या है, फिक्स है। बस मेरा कहने का मतलब यही है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ S,0 ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है उस ऑप्शन में इस चीज को S से ही डिनोट किया है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पहुंच गया x पे, अब ऊपर चल रहा हूँ तो x तो फिक्स हो गया, एक्स तो क्या हो गया, फिक्स हो गया, इसलिए एक्स को एक्स ही रहने देते हैं। फिर एक नया वेरिएबल आया है टी, क्योंकि देखो अब x1, x2, x3, xy ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। तो रास्ते में जैसे पॉइंट आएंगे ये जैसे x की वैल्यू, वैसे वैल्यू नहीं, वैसे ही समझ लो x1, x2, x3। इस हिसाब से जो आपका x है वो तो फिक्स हो गया, लेकिन t बदलता रहेगा। तो ये क्या दिखाएगा आपका कि x तो फिक्स है और t जो है वो बदल रहा, मतलब टी बदल रहा है का मतलब है वाई बदल रहा है, टी ये शो करता, ठीक है। तो आपको इतना ही इन दोनों चीजों से समझना है। तो एक बार के लिए मैं इरेजर यूज करके इस पूरी चीज को आपके लिए बुझा देता हूँ, आपको आराम से समझ में आएगा, ऐसी घबराने की कोई चिंता वाली बात नहीं है। ओके, तो ये पार्ट 1, लेग 1, वेग 1 सब समझ में आ गया आपके। तो कुल मिला के आपको मेरा तात्पर्य था समझना S0 और XT का। S0 का मतलब है ये वाला, तो यहाँ पर x चेंज हो रहा है, y फिक्स है, और x, x फिक्स है और y चेंज हो रहा है, ये कहने का मतलब। ओके, अब अपन देखते हैं पाथ 1 एक्चुअल में है क्या। ये 11वां क्वेश्चन आ गया, भूल था वो, बाद में करेंगे, अपन करेंगे तो सही। तो ये है मेरा पाथ 1 ना। और पाथ 1 में एक थोड़ा आधे घंटा ले रहा हूँ मैं इसी क्वेश्चन में, लगभग 14 मिनट तो हुए लगी हुई। ये है लेग 1, ये है लेग 2, है ना, ये है लेग 1 और ये है लेग 2। ओके, तो लेग 1 और लेग 2 में अगर अपन देखें तो कैसे कैसे चीजें होंगी। ये सॉरी लेग 1 ये लिखा ही हुआ है, लेग 1 लेग 2 में करी हूँ। तो इसमें आप देख पा रहे हो पॉइंट आएंगे 10, 20, 30। कुल मिला के वाई तो आपका 0 है जो कि फिक्स है, और एक्स जो है वो चेंज हो रहा है। तो इसी चीज को उस बुक वाले ने S,0 से दिखाने का प्रयत्न किया है। अब यहाँ पे पहुंच गया, फिर मेरे को यहाँ पे जाना है। तो एक्स तो फिक्स है ना, लेकिन वाई चेंज हो रहा है, तो उस चीज को किससे दिखाने की कोशिश किया है, x,t। ओके, अब थोड़ा अपन इसको एकदम आराम से समझते हैं, और थोड़ा आराम से समझते हैं। ओके, तो पाथ 1 में अपन समझते हैं क्या क्या चीजें हो रही है। तो देखो पाथ 1 समय लग रहा है, लेकिन आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन एक ही बार आया है एग्जाम में, लेकिन फिर भी आया तो है ना। पाथ 1 यानी कि अपन पहले x डायरेक्शन में चल रहे हैं, फिर y डायरेक्शन में। फर्स्ट थोड़ा x डायरेक्शन एंड देन y डायरेक्शन। ओके, तो फर्स्ट x डायरेक्शन में जा रहे हैं और फिर y डायरेक्शन में। अब इसके अंदर भी लेग 1 है, तो लेग 1 क्या बोल रहा है, अपन 0, 0 से अपनी जर्नी शुरुआत करके कहां से कहां तक जा रहे हैं, x, 0 तक। और इस जर्नी में अगर अपन बात करें जो अपना x है
वो तो क्या है, चेंज हो रहा है, और जो y है वो क्या है आपका फिक्स है। x चेंज हो रहा है, y जो है वो फिक्स हो रहा है। लेकिन एक तरीके से अपन चेंज कर किस में रहे हैं, W00 से WXY तो है, एक तरीके से हम W में चेंज कर रहे हैं। ओके, तो पहले अपन x एक्सिस में चल रहे हैं तो भी W में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, क्योंकि W किसका फंक्शन है, x और y का। अब जब यहाँ पे x में ही चेंज होगा तो ये भी फंक्शन एक्स वाई है, तो चेंज तो W में भी होगा, लेकिन x एक्सिस पे चल रहे हैं तो x के रेस्पेक्ट में होगा पार्शियल, उसी हिसाब से। तो वी नीड चेंज इन W, चेंज किस में चाहिए अपने को, W में चाहिए। तो सो ऑन x एक्सिस में होता क्या है अपना, x एक्सिस पे अपन W में चेंज निकालते हैं। तो देखो एक तरीके से W फंक्शन किसका है, x और y दोनों का, तो इसलिए लेकिन चेंज तो x के रेस्पेक्ट में ही हो रहा है, तो इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा डेल W अपॉन डेल x। जर्नी कहाँ से शुरू कर रहे हैं अपन, 0 से x तक ही तो जा रहे हैं, क्योंकि ये लिमिट तो वही है। और चेंज कौन हो रहा है, चेंज हो रहा है अपना x और ds। इस चीज को समझाने के लिए वो रामायण मैंने बताई थी। अब डायरेक्ट ये S0 ds आ जाता तो क्या समझ में आता, दैट मीन्स अब क्या समझ में आ रहा है तुम्हें कि x एक्सिस पर s में ओ x एक्सिस पर x में चेंज हो रहा है, उसको इस वेरिएबल से हमने समझाया, ये तुम्हें समझ में आएगा। और अब अगर आपको पता हो कि डेल W अपॉन डेल x को मैं म्यू एम लिख दूं, तो भाई साहब आपने पढ़ाई की है, अन्यथा नहीं की है। आपने पढ़ा होगा कि m बराबर क्या होता है डेल f अपॉन डेल x, और n बराबर क्या होता है डेल f अपॉन डेल y। लेकिन यहाँ पे किताब वाले ने थोड़ा सोचा कि f की जगह थोड़ा नया फंक्शन w इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ताकि थोड़े बहुत नोटेशन ही भूल जाए। कोई बात नहीं, हम थोड़ी भूलेंगे। तो w ये जो है इतना इतना, ये क्या है, म्यू ऑफ n। तुम ये मत सोच रहे म्यू n क्यों आ रहा है, अकेला n क्यों नहीं आ रहा, अकेले n में तो एग्जैक्ट हो गई मैं न्यू एन मिलके डेल W कौन डेल x से बना। ओके, और यहाँ पे ये 0 इसलिए आ रहा है क्यों, क्योंकि अभी भी अपन y एक्सिस पे ही चल रहे हैं, है ना, वो x एक्सिस पे चल रहे हैं अपन, है ना, वी आर चलिंग चलिंग लिख दूं क्या, ऑन y एक्सिस है, अरे यार x एक्सिस पे चल रहे हैं, सो y बराबर 0। ओके, ये हो गया। और तो अपने ने जर्नी शुरुआत कहाँ से की, यहाँ से, और अपन पहुंच कर गए यहाँ पे, यानी कि अपन पहुंच गए W(x,0) पे। शुरुआत की मैंने कहाँ से, W(0,0) से, प्लस में 0 से x म्यू एम S0 ds। ये मेरा लेग 1 कंप्लीट हो गया। अब मैं चलता हूँ लेग 2 में। ये आपको समझ में आया क्या मैंने ऊपर क्या लिखा, नहीं समझ में आया, मेरा कहने का मतलब ये है कि अपन यहाँ से यहाँ गए पहले तो इस रास्ते को जोड़ा, मतलब यहाँ से आ जाएंगे तो टोटल मेरे को पहुंचना यहाँ है, तो एक तो इस डिस्टेंस को जोड़ा, और यहाँ से यहाँ पहुंचने में जो लगेगा उस डिस्टेंस को जोड़ा। ओके, फिर अपन आगे बढ़ते हैं लेग 2, है ना। तो लेग 2 के अंदर क्या होता है, x0 से अपन कहाँ जाएंगे, xy तक। तो यहाँ पर क्या हो क्या रहा है, x0 से xy तक, x तो फिक्स है, y में चेंज हो रहा है, ये आपको दिख ही रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है ये सारी चीजें वैसे। तो एक तरीके से अब x में x से y तक जा रहे हैं, तो यहाँ पर x तो वैसे कांस्टेंट रहेगा, w का डेरिवेटिव अपन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में। और जा कहाँ से कहाँ तक रहे हैं अपन, 0 से लेकर y तक जा रहे हैं, ठीक है। तो 0, y और डेल W अपॉन क्या आ जाएगा, डेल y, x आपका फिक्स है t dt। अब ये t dt मैं पहले ना बताऊं तो तुम्हारे कुछ भी ऐसे तो अभी भी करने पड़ने पड़ा होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने पूरा प्रयत्न किया है। और डेल W अपॉन डेल y को क्या लिखते हैं अपन, म्यू एन एक्स टी डी टी। तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा कैसे कैसे चीजों को करना है। तो अब टोटल रास्ता जो है आपको आराम से मिल चुका, WXY का आपको ये वाला रास्ता भी मिल चुका, ये वाला रास्ता भी मिल चुका। तो टोटल रास्ता होगा क्या, WXY इज इक्वल्स टू W00 प्लस 0 से x
म्यू एम एस जीरो डी एस प्लस जीरो से वाई म्यू एन एक्स टी डी टी। ऐसा ही कुछ आपका ऑप्शन सी लिख रखा है। अब आपके समझ में आ रहा होगा ऑप्शन सी ऐसा ही कुछ लिख रखा है। आपको मैं दिखाता हूँ। डब्ल्यू एक्स वाई डब्ल्यू जीरो 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 से एक्स म्यू एम एस जीरो डी एस जीरो से वाई म्यू एन एक्स टी डी टी, यानी कि बहुत सही लिख रखी है। अब अपनों ने तो पार्ट वन ही तो चेक किया है, पार्ट टू तो अभी बाकी है, वो ये रहा। तो आपको पार्ट वन तो समझ में आ गया मेरे हिसाब से। ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं अभी इस क्वेश्चन पे भी, क्योंकि ये एक बार ही आया है ऐसे क्वेश्चन। 8 सेकंड देखो, अपन इधर से चले और फिर इधर है, तो ऐसा भी कर सकते हैं अपन, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो लेग वन में तो ये हो जाएगा। तो अपन शुरुआत करते हैं 5 सेकंड। तो 5 सेकंड के अंदर क्या हो रहा है, पहले तो अपन ले रहे हैं वाई डायरेक्शन फिर एक्स डायरेक्शन। फर्स्ट वाई डायरेक्शन एंड देन एक्स डायरेक्शन। ओके, नो प्रॉब्लम। अब लेग वन क्या है अपना, कि अपन 0,0 से जाएंगे 0,y तक। ये रहेंगे अपने इनिशियल एंड फाइनल पोल्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि y तो बदलेगा और x जो है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं। w में चेंज होगा, लेकिन कौन से एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे होगा। ओके, और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 0 से y तक। वेरिएबल क्या आएंगे, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 0,0 फिर क्या आएगा, x की वैल्यू तो 0 ही रहेगी। तो एक तरीके से क्या रहेगा, 0,t और डी टी। अब आपके समझ में आ रहा होगा। और 0 से y, इसको क्या लिख दूंगा मैं, y है, यानी कि म्यू एन 0 से t डी टी। तो आपको x बराबर 0 क्यों, यहाँ पे 0 इसलिए लिख रखा है क्योंकि x में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा ना, और हम y एक्सिस पे भी है। ओके, फिर लेग टू अगर आप देखो, तो अपन 0,y पे तो आ गए, और अब यहाँ से कहाँ जाएंगे, x,y। ओके, तो डेल डब्ल्यू जो है वो क्या बनेगा, 0 से x डेल डब्ल्यू अपॉन डेल x। अब जो है x जो है वो बदलेगा और y फिक्स हो जाएगा, तो एस वाई डी एस, क्योंकि y आपका फिक्स हो गया है यहाँ पे। तो एस वाई डी एस, और 0 से x म्यू एम एस वाई डी एस। ओके, अब अपन टोटल पाथ को जोड़ लेते हैं, तो वो क्या होगा, डब्ल्यू एक्स वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जीरो जीरो प्लस 0 से एक्स, क्या आया है 0 से एक्स में, पहले ये लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। म्यू एम एस वाई डी एस, क्योंकि होना तो प्लस ही है तो पाथ ही। और 0 से वाई म्यू एन 0,t डी टी। दूसरे पाथ से आप ऐसे पहुंच सकते हो। ये आपका वो है। अब ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है डब्ल्यू एक्स वाई बराबर डब्ल्यू जीरो जीरो, 0 से एक्स और 0 से एक्स ही है। 0 से एक्स कभी आ ही नहीं सकता, दोनों सेम लिमिट आ ही नहीं सकती, तो ये गलत हो गया। तो आपका ए बी सी, क्योंकि आप अगर आपने लिमिट देखोगे इस क्वेश्चन में, तो एक तो 0 से एक्स है, एक 0 से वाई है, तो इसलिए आपका ए बी सी तो करेक्ट है और डी क्या है, रॉन्ग है। तो कुल करीबन 25 मिनट में यह सवाल हमने किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सवाल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई दिमाग में प्रॉब्लम चल रही है इसको लेकर, तो एक कमेंट का ऑप्शन आता है, आप वो कर सकते हैं, ज़रूर मैं रिप्लाई करूँगा अगर मेरा वो डाउट खुद के समझ में आ गया। क्योंकि इस क्वेश्चन के डाउट भी बढ़िया आ सकते हैं किसी भी अच्छे विद्यार्थी के जो एक्चुअल में चीज़ों को समझना चाहता है। कोई बात नहीं, ये सवाल पूरा हुआ। अब अपना अगला सवाल है 11वां सवाल। वो कह रहे हैं कि आपको बताना है कि कंसिडरिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको बताना है कि एग्जैक्ट है, नॉट एन एग्जैक्ट है, ये सॉल्यूशन है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो एक बात बताओ, अगर आप थोड़ा सा सॉल्यूशन ऑप्शन से देखो, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कर सकते हो या नहीं कर सकते, मेरे को तो ये बताओ। आपको पहला दे रखा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर एग्जैक्ट होगी दैट मीन्स नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो बात हो ही नहीं सकती ना।
एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इज द जनरल सॉल्यूशन और इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, दैट मीन्स ये इक्वेशन कैसी थी, नॉन एग्जैक्ट थी, है ना। एक्चुअल में ये नॉन एग्जैक्ट थी तो ये तो कैंसिल हो गया, है ना। फिर नॉन एग्जैक्ट से ये एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है। फिर ये नॉन एग्जैक्ट थी, आपको ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला, मान लो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, उससे ये एग्जैक्ट बनेगी या नहीं बनेगी मेरे को क्या पता। और अगर एग्जैक्ट बन गई तो उसका सॉल्यूशन ये आएगा या नहीं आएगा मेरे को क्या पता, है ना। तो ये सारी चीजें अपने को देखने की क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, रहने दो, मैं खुद ही करवा देता हूँ यार ना। 11th नंबर का क्वेश्चन है ये। मैं आपके ऊपर क्या ही छोड़ूंगा, मैं खुद ही करवा देता हूँ कि कंसीडरिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एक बार तो के लिए 3y प्लस 4x वाई स्क्वायर डी एक्स, 3y प्लस 4x वाई स्क्वायर डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, प्लस में 2x प्लस 3x स्क्वायर वाई डी वाई बराबर 0, ये जो है आपका n हो जाएगा और ये जो है वो आपका n हो जाएगा। एक सेकंड का मेरे को समय देना, मेरे को पूछे काम है अर्जेंट एकदम, एक सेकंड नहीं 1 मिनट हो जाएगा यार, सॉरी वेरी सॉरी। लेकिन अब देखो पर्सनल काम भी बीच बीच में, वीडियो थोड़ी बंद कर दूं पूरा शुरू से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके, तो समझ में आनी चाहिए चीजें, मैं बोल तो रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कुछ और, नहीं नहीं नहीं, वो वाली बात है भी। तो अपन देखते हैं सबसे पहले, m के वैल्यू निकल गई, n की वैल्यू निकल गई, है ना। अब अपन निकालते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई, वो क्या होगा, 3 + 4x y² यानी कि 8xy, फिर डेल एन अपॉन डेल एक्स यानी कि 2 + 6xy, यही बात होगी। डेट मीन्स जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट तो नहीं है ना, नॉट एग्जैक्ट है। फिर आगे अगर अपन बात करें तो कैसे होगा, अपन एक्स स्क्वायर वाई जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने को ऑप्शन में दे रखा है ना, उसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11वां क्वेश्चन साला फंस भी तो बीच में रहा है यहाँ पे, इसी से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ मैं, है ना। एक्स स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, हाँ इक्वेशन क्या है, ये है, तो 3x² y प्लस 4x² y² 3x² y² प्लस 4x² y² dx, और प्लस में 2x मल्टीप्लाई किससे करना है, x² y से, नहीं तो ये 2x³ y हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 3x⁴ और y² dy बराबर 0। अब आपका n डैश और n डैश कुछ नया आ गया, तो जो डेल एम अपॉन डेल वाई है वो अब क्या बनेगा आपके लिए, 3x² के लिए तो 6x और y² बाहर आ जाएगा। मैं कुछ गलत लिखा हूँ क्या, बिल्कुल मैं गलत लिखा हूँ, कारण क्योंकि y² का तो होएगा ना 2y, तो 6x² y प्लस 8x² y है, मैंने कुछ गड़बड़ी की है क्या, मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ी कर दी क्या, 4x² y यानी कि ये x³ और y³ बनेगा, तो 4x³ बनेगा तो x³ बाहर आ जाएगा, और 4y² का क्या बनेगा 8 4x³ और y का भी तो क्यूब ही बनेगा, तो एक तरीके से ये क्या बन गया, अरे जब इसको किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हो, XY² से, x² y से ना, तो ये x³ और y³ भी तो बनेगा। अब y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो x³ तो बाहर, फिर 4×3 = 12 और y का हो जाएगा स्क्वायर, और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो 2x³ y प्लस 3x⁴y², तो अपन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y तो बाहर, 2×3 = 6x² y प्लस 3×4 x³ y²। ओके, तो आपका देखो 6x² y प्लस 12x³ y², तो डेल एन अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स।
तो एक तरीके से आपकी ये वाली बात तो सच हो गई कि जो गिवन इक्वेशन थी ना ही तो वो एग्जैक्ट थी और ना ही ये क्या है, दैट मीन्स ये जो गिवन थी वो क्या थी, एग्जैक्ट तो थी नहीं, नॉन एग्जैक्ट थी। यानी कि एक तो ये वाली बात सच हो गई, बी वाली बात सच हो गई, है ना, सी वाली बात भी सच हो गई। अब इसका सॉल्यूशन और निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो सॉल्यूशन आएगा, एक तरीके से मल्टीप्लाई तो कर ही दिया, यानी कि इसका सॉल्यूशन निकालना है मेरे को। तो इसको तो मैं बुझा देता हूँ, अब क्या करें, नहीं इसका तो दोनों बराबर दिखा तो दिया ही, दैट मीन्स एग्जैक्ट हो गई। और अब सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन होता क्या है, y बराबर कांस्टेंट m dx, n की वैल्यू है ये, और टर्म्स ऑफ n विदाउट x, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो ये वाली जो है ये पूरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और प्लस वगैरह सब हट के बराबर में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ओके, तो अब y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो देखो बाहर आ जाएगा y स्क्वायर, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 3x क्यूब अपॉन में 3, तो एक तरीके से x क्यूब रह जाएगा यहाँ पे। फिर प्लस में जैसे y क्यूब को बाहर लेंगे तो 4 x की पावर 4 अपॉन 4, देखिए x की पावर 4 आ जाएगा बराबर c। तो देखो ऐसा ही कुछ सॉल्यूशन दे रखा है, जब बिल्कुल ये का यही दे रखा है, दैट मीन्स ये वाली बात आपकी गलत है, ये वाली बात भी सही है, ये वाली बात भी सही है, ये वाली भी, यानी कि बी सी डी आपके क्या है, करेक्ट आंसर्स हैं। ये क्वेश्चन मैंने आराम से आपको समझाने का प्रयत्न किया है। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है 12वां क्वेश्चन। इसमें देखो आपको होमोजीनियस वाली चीजें तो नजर आ गई होंगी आराम से, अगर नहीं आई तो मैं नजर लगवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से आपके होनी नहीं चाहिए। तो देखो कैसे करना है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 तो नॉन एग्जैक्ट है, और प्लस में क्या है, होमोजेनियस है। तो अब अपन क्या करेंगे, आई एफ जो निकालेंगे वो निकालेंगे 1/mx+ny, और mx प्लस एन वाई के लिए मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, mx प्लस एन वाई की वैल्यू चाहिए, तो निकाल लेता हूँ भाई साहब। मेरे को क्या आ रहा है, m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है, तो एम एक्स प्लस एन वाई निकालता हूँ। अगर ये जीरो नहीं आया तो बल्ले बल्ले, तो एम एक्स की पावर 4 है पहली टर्म, उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 5 हो जाएगा, फिर एक्स वाई की पावर 4, और n की टर्म है एक्स वाई क्यूब और उसको y से मल्टीप्लाई करने हैं, यानी भी ये एक तरीके से क्या आ गया, x की पावर 5 आ गया आपका आई एफ, वो एम एक्स प्लस एन वाई, तो आई एफ जो आ गया 1/x की पावर 5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको सोल्व करने के लिए बोल रखा है, तो 1/x की पावर 5, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 डी एक्स माइनस एक्स वाई क्यूब है क्या, माइनस एक्स वाई क्यूब डी वाई बराबर 0। ओके, तो अब अपन सोल्व कैसे करेंगे इसको, 1/x की पावर 5 से पूरी इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बचा 1/x प्लस वाई की पावर इंटीग्रेशन, तो अब क्या ही करेंगे, डी एक्स माइनस वाई क्यूब अपॉन में एक्स की पावर 4 डी वाई बराबर 0। आपको समझ में आया मैंने क्या लिखा, नहीं भी समझ में आया हो तो एक बार दोबारा सुनो, क्या ही कर सकते हैं। अब एक तरीके से हम वही लगाएंगे टोटका कि एम एक्स वो वाई कांस्टेंट ले लेंगे, और इसमें कोई ऐसी टर्म दिख जाए अपने को जिसके अंदर एक्स नहीं है तो ले लेंगे, नहीं छोड़ देंगे, लेकिन ये कह ही नहीं रहा कि आप लोग मुझे छोड़ दो, तो खुद कह रहा है। अब 1/x का तो log x लिख दूंगा मैं, प्लस y की पावर 4 कांस्टेंट है, बचा क्या, x की पावर -5 dx बराबर c log x। अब यहाँ पे बचा क्या, x की पावर n+1 यानी कि -5+1 अपॉन में -5+1 बराबर c, तो log x प्लस y की पावर 4 x की पावर -4 अपॉन में -4 बराबर c, तो एक तरीके से क्या हो गया, log x ये माइनस और क्या हो जाएगा 1/4 आ गया, और y अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर c। ओके, तो इस हिसाब से आपके सामने इसका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन।
ln mod x माइनस 1/4, क्योंकि तो ऐसे ही हो ना, अपोन में थोड़ी चल रहा है, मैंने ऊपर ले लिया 1/x⁻⁵ है ना। अगर ये 1 में कुछ चल रहा होता तो कुछ बात बनती है आपकी। तो एक तरीके से ये आ जाएगा -1/4 y/x⁴ बराबर c। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। आगे अपन बढ़े, 13वां क्वेश्चन देखें। ये आया है LA गेट 2006 में, आपसे बोल रहा है कि इसको सोल्व करके बताओ आप। आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो भाई आप निकाल दोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में शर्म किस बात की आ रही है। ये आपका m हो गया, ये आपका n हो गया। अब आप डेल m अपॉन डेल y निकालोगे, तो यहाँ से निकालो क्या बनेगा। देखो y के रेस्पेक्ट में करना है तो साइन 2x तो बाहर आ जाएगा, कोस y का, और माइनस साइन y, तो ये बन जाएगा माइनस साइन 2x साइन y। वो क्या बनेगा, nx कोस स्क्वायर y। x के रेस्पेक्ट में करना है तो 0 कोस स्क्वायर x, यानी कि 2 कोस x, और कोस x का माइनस साइन x। तो एक तरीके से साइन 2x बन जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस का 2 कोस x और माइनस का साइन x, कुल मिला के ये देखो 2 साइन x कोस x बनेगा, जो कि फॉर्मूला होता है किसका, साइन 2x का। ओके। अब एक तरीके से आप देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर y में दे रखे हैं, तो आपको फंक्शन ऑफ y वाली ट्रिक लगानी पड़ेगी, यानी कि nx माइनस एम वाई अपॉन एम। nx की वैल्यू है साइन 2x, एम वाई की वैल्यू है माइनस में, तो ये वाला माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, साइन 2x प्लस साइन वाई अपॉन में एन, एम की वैल्यू क्या है, कोस वाई और साइन 2x। तो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, साइन 2x, यहाँ पे बचा क्या 1 प्लस साइन वाई, और यहाँ पे नीचे साइन 2x अपॉन कोस वाई। तो साइन 2x से साइन 2x कैंसिल, तो बचा क्या 1 प्लस साइन वाई अपॉन में कोस वाई। तो 1 अपॉन कोस वाई क्या होगा, सेक वाई प्लस टेन वाई, और सेक वाई प्लस टेन वाई आपको दिखते ही आपको पता चल गया कि ये तो फंक्शन ऑफ वाई है। तो जो आपका आई एफ है वो क्या बन गया, ई की पावर इंटीग्रेशन सेक वाई प्लस टेन वाई इनटू में डी वाई। तो ई की पावर अगले पेज पे कर ले, सेक वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन टेन वाई डी वाई। तो सेक वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई साहब, सेक वाई का होता है एल एन सेक वाई प्लस टेन वाई। अब इंटीग्रेशन मत पूछ रहे, ये कहाँ से आ गया भाई साहब, और ये होगा ई की पावर एल एन सेक वाई। ओके। तो ई की पावर, अब देखो एक मिनट रुको, ये यहाँ पे अलग अलग का हो गए, ये ऐसे ही तो चल रहा है। अब एल एन ए प्लस बी की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सेक वाई इंटू में सेक वाई प्लस टेन वाई। तो एक तरीके से ये हो गया सेक स्क्वायर वाई प्लस सेक वाई टेन वाई, क्योंकि ई और लोन कैंसिल हो जाएंगे, लोम। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, लोम। तो एक ऑप्शन जो है वो क्या आएगा, सेक स्क्वायर वाई प्लस सेक वाई टेन वाई, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल जो कि है लास्ट सवाल इस लेक्चर का, क्या पूछ रहे हैं, सॉल्यूशन पूछ रहे हैं ई ई ई एस ई 2020। तो आप देखो यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, मतलब औकात देखो, 3 औकात है। तो आई एफ जो है वो आपका क्या होगा, एम 1/mx+ny। अगर ये है बस mx प्लस एन वाई क्या नहीं होनी चाहिए, 0। एन की वैल्यू ये है, इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक बार, तो क्या बन जाएंगे, ये x³ y माइनस 2x² y²। एन की वैल्यू एक तरीके से हो जाएगी 3x² y माइनस x³, और इसको y से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा, है ना। तो 3x² माइनस x³ y, तो x³ y से x³ कैंसिल, एक तरीके से x² y² बचा। तो आई एफ जो है वो बच गया 1/x² y²। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/x² y², इक्वेशन क्या है, x² y माइनस 2xy² dx प्लस 3x² y माइनस x³ dy बराबर 0। ये तो होगी इक्वेशन। हाँ अब देखो सोल्व करते हैं अपन,
तो सोल्व कैसे करेंगे, इसको पूरे को अंदर भेज देंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 1/y² माइनस क्या बचेगा 2/x। कैसे बच रहा है ये आपको पता चल ही रहा होगा। 3/y माइनस x/y² dy बराबर 0। ये समझ में आ रही है ना। देखो यहाँ पे ये बच गया 2y² कैंसिल, x² कैंसिल, 3/y माइनस x/y²। तो अब वही बस m dx प्लस एन dy वो वाला कॉन्स्टेंट। तो एक तरीके से यहाँ तो अपन क्या लिख देंगे 1/y² का, तो ओ सॉरी 1/y² माइनस 2/x 1/y² बचेगा या 1/y ही बचेगा, 1/y तो बचेगा क्योंकि 1/y 1/y² बचता तो भी अपन कुछ ना कुछ तो निकाल लेते। तो ये m है ये n है, तो एक तरीके से इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या बनेगा ln y थोड़ी बनेगा 1/y ऐसे कि ऐसे बाहर आ जाएगा, क्योंकि जब अपन करते हैं तो y कांस्टेंट करके करते हैं और m dx। तो m की वैल्यू में 1/y है लेकिन y तो कांस्टेंट है और dx के रेस्पेक्ट में होगा तो ये हो जाएगा x/y माइनस 2 1/x का हो जाएगा log mod x। और इसमें वो टर्म लेनी है जिसके अंदर x नहीं है, तो ये तो ले नहीं सकते, तो 3 log mod y बराबर c। देखो ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है क्या, x/y और माइनस 2 log ऑफ x प्लस 3 log ऑफ y बराबर c, ये तो अपना। तो इस हिसाब से आपका ये वाला इक्वेशन पूरा हो गया। तो मैंने देखो कहाँ से चालू किया था डिफरेंशियल इक्वेशन और कहाँ अपन आ गए हैं, लेकिन मेरा एक अब मुद्दा है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसके आगे कंटिन्यू अपन अब नहीं करेंगे। अब इन फ्यूचर डेफिनेटली वीडियोस विल बी अपलोडेड, है ना, जैसे जैसे टाइम मिलेगा। लेकिन अब से जो लेक्चर है इस चैनल पे डलने शुरू होंगे, रियल एनालिसिस के वीडियो डलने शुरू हो, ओके। इसके ऊपर एकदम कंप्लीट रियल एनालिसिस डलेगी, है ना, जो कि यूजफुल होगी किस किस एग्जाम्स के लिए। मोटा मोटी देखो सबसे ज्यादा तो हम IIT जैन की ही बात करूंगा। अब आप सोच लो कि अगर मैं टिफर का पढ़ा दूं तो ये तो फिर अपने आप ही निकल जाएगा। तो कभी एक आधे कंसेप्ट अपन यहाँ तक भी टच करेंगे और बस ये, है ना। तो ये अपन अगला जो सीरीज आएगी वो रियल एनालिसिस की होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है मैंने शुरुआत किया था एकदम प्यारा सा ऑर्डर डिग्री बता के, क्या ऑर्डर होता है क्या डिग्री होती है, कैसे फॉर्मेशन करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, वेरिएबल सेपरेशन, फिर उसका रिडक्शन किया था, फिर होमोजेनियस, फिर उसका रिडक्शन, फिर लीनियर, फिर बर्नौली पढ़ा था, फिर एग्जैक्ट, फिर नॉन एग्जैक्ट, यही सब पढ़ा है अभी तक। बोलने में कितना आसान लगता है और करने में कितना जोर आता है ये आपको पता है। तो धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात होगी रियल एनालिसिस के खतरनाक खतरनाक बाउंडरों के साथ। तो बस यही आपसे उम्मीद है, देखते रहो, पढ़ते रहो, ज्ञान लेते रहो, देते रहो। बाय बाय।